आज हम लोग करने वाले हैं कि हमारे 1950 से लेके 1990 तक जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर थे उनकी स्टेट क्या थी, उनकी पोजीशन क्या थी, इस बात को हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो 1950 से लेकर 1990 तक उसकी क्या पोजीशन थी, गवर्नमेंट ने क्या कौन कौन से मेजर्स लिए एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जिससे हम हमारा जो एक गोल था सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स। तो गवर्नमेंट का जो सबसे पहला जो गोल था, थर्ड हमने जो गोल पढ़ा था सेल्फ रिलायंस का, यहाँ हम देख लेते हैं। ये देखो, तो सेल्फ रिलायंस में हमने जो गोल पढ़ा था, गवर्नमेंट ने इसको कैसे अचीव किया थ्रू एग्रीकल्चर, और कितना अचीव कर पाए, फेलियर्स क्या थे, ये सारी चीजें हम यहाँ एग्रीकल्चर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, क्लियर? यस सर। तो गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो जिस पॉलिसी को फॉलो किया, वो पॉलिसी थी नो ग्रोथ एंड नो इक्विटी। अगर ग्रोथ नहीं होगी, इक्विटी नहीं होगी, इक्विटी नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। दोनों ही बातें आप अलग जैसे मर्जी पढ़ लो, वैसे आप समझ लो। ठीक, तो गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश रूल में जो ये पॉलिसी थी उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मंत्र अपना रखा कि भाई नो ग्रोथ नो इक्विटी, मींस अगर हम इक्विटी वाइज ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो उसको कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ हम कर तो रहे हैं पर इक्विटेबल नहीं है, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। राइट, तो ये जो इशू है नो ग्रोथ नो इक्विटी, इस इशू को इंडियन गवर्नमेंट या उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको प्रॉपरली कैसे टैकल किया, यहाँ हम नीचे देखते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए और उसको हमने बोला नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो लेके आई, और यहाँ पे कुछ पुरानी जो व्यवस्था चल रही थी कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश रूल के अंडर में, उन चीजों को खत्म किया। सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए या जो चीजें खत्म करी, एलिमिनेट किया, और वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर की स्टेट, यानी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए, करेक्टिव मेजर्स क्या क्या उठाए। तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए वो चेंजेस कहाँ किए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने जमींदार को या जमींदारी प्रथा सिस्टम was eliminated by गवर्नमेंट। खत्म ही कर दिया बिल्कुल जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदार जो होते थे, इसके हम शॉर्ट नोट देख लेते हैं यहाँ पे। तो जमींदार जो होते थे, जिसको जमींदार आप बोलते हो, जमींदार जो होते थे वो ऑनर होते थे लैंड के। यस, गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड के ऑनर होते थे और ये क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, कॉमा कलेक्टेड रेंट फ्रॉम कल्टीवेटर्स। जो उनकी जमीनों पे जो किसान लोग काम करते थे उनसे वो रेंट ले लेते थे विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव ऑफ द फार्म।
तो जो जमींदार लोग थे और ऑनर थे लैंड के और रेंट कलेक्ट करते थे और एग्रीकल्चर फार्मिंग में वो कोई भी तरीके का कंट्रीब्यूशन या हेल्प वगैरह नहीं करते थे। तो इसीलिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, जमींदारों से उनकी जमीन गवर्नमेंट ने छीन ली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जमींदारी प्रथा थी वो सबसे पहले खत्म कर दी। साथ के साथ गवर्नमेंट ने और क्या किया, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऑफ रेंट किया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए इसको हम देख लेंगे साथ में। पहले तो हम ये देख रहे हैं नीड, क्या कि जरूरत पड़ी क्यों लैंड रिफॉर्म्स की। तो पहली जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था बिफोर इंडिपेंडेंस, लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंडर में ये काम ज्यादातर जमींदार लोग करते थे। इसीलिए जमींदारी सिस्टम वाज एलिमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिए। सेकेंड, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी और वो थी लो प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि मोर देन 75% पॉपुलेशन, वर्कफोर्स पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्वड इन प्रोडक्टिविटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, तो हमने इसको बात को पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट या अप्रॉक्स 75% of workforce was engaged in agriculture activity, right? इतनी 75 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी कम बोल रहा हूँ, ये लगभग 85% तक इन्वॉल्व थी जब हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का, वर्कफोर्स पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होने के बाद भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम थी। इसका सीधा सा रीजन ये था, तो हम लो प्रोडक्टिविटी का रीजन देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जो साग सिंचाई यानी जो खेतों में पानी पहुंचाना, इन सब चीजों का जो सिस्टम था, यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया था किसी भी तरीके का, ना ही जमींदारों के द्वारा, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्वियसली दे वांटेड टू टेक रॉ मटेरियल आउट ऑफ इंडिया, बट उन्होंने कभी भी इंडियन फार्मिंग को, इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी एफर्ट्स नहीं डाला। इसीलिए हमारे देश की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एक स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड पोजीशन में था। मोरेवर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। भाई सीधी सी बात है, जब इम्प्रूवमेंट ही नहीं करी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जमींदारों ने, तो एक और प्रॉब्लम थी कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी वो भी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। और इन सब वजह से एक और प्रॉब्लम थी कि जो एग्रीकल्चर था हमारा, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज सोली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून। जो हमारे देश के जो किसान थे वो प्रॉपरली मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट थे बिकॉज ऑफ अबव टू रीजंस।
Yes. राइट? तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमें लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। एक और मेन प्रॉब्लम थी जो इंडिया उस समय फेस कर रहा था, बता देता हूं मैं आपको। थर्ड, लैंड होल्डिंग साइज। लैंड होल्डिंग साइज का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी सब डिवीजन, एंड फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स। नाउ इन दोनों बातों को समझते हैं, उसके बाद हम ये बात को समझेंगे कि जो लैंड होल्डिंग साइज की जो प्रॉब्लम है कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, प्रोड्यूस को इफेक्ट कर रही थी। सबसे पहले सब डिवीजन को समझते हैं। व्हाट इज सब डिवीजन? सब डिवीजन बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास जो लैंड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। अब ये कैसे होता है? देखो इंडिया में क्या होता है, ये इंडिया में प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या है, सपोज एक फैमिली है, उस फैमिली में पेरेंट्स हैं, मदर फादर, ऐसे मैंने रैंडमली ले लिया, मदर फादर। उनके पास ये लैंड है, ध्यान समझना, उनके पास ये लैंड है। Yes. अब उनके दो बच्चे हुए, ठीक है, उनके दो बच्चे हुए, दोनों बच्चों में क्या कहते हैं, वो बच्चे बड़े हुए, बाद में प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ और दोनों बच्चों में ये प्रॉपर्टी बराबर बराबर 50-50 बट गई। तो एक बच्चे को लैंड यहां मिल गया, एक बच्चे को लैंड यहां मिल गया, ठीक है। Yes, sir. अब क्या हुआ, इनके इनकी इनकी शादी हुई, इनकी अगली पीढ़ी आई, अब इनके भी दो बच्चे हो गए। अब ध्यान से समझना कि क्या होगा। अब हर इनके जो दो, देखो यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं कि पेरेंट्स थे, इनके दो बच्चे हुए, ठीक, इनके दो बच्चे हुए, फिर इनके दो बच्चे हुए, इनके दो बच्चे हुए, ऐसे ही ऐसे हो गए। तो अब देखो यहाँ पे देखो, पहले हमारा जब लैंड डिवीजन हुआ तो हाफ हाफ हुआ। अब जब इनके दो बच्चे हो गए तो ये लैंड डिवीजन समझ लो ऐसे हो गया और ये लैंड डिवीजन ये हो गया। अब जो लैंड पहले एक प्लॉट का था, अब उसका आप देखो दो पीढ़ी में ही, दो पीढ़ी आते ही उसके चार पार्ट हो गए। मान Yes, लो sir. ये तो मैं तब ले रहा हूं कि अगर सिर्फ दो दो बच्चे ही हो रहे हैं। अब ये ऐसे लैंड डिवाइड होते चला जाएगा ये। अब कितने हो गए, अब देखो ये जो लैंड चार पार्ट में डिवाइड था, ये कैसे डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो एक लैंड था ये दो हिस्सों में बट गया, ये जो एक लैंड था ये भी दो हिस्सों में बट गया, ये एक जो प्लॉट था ये दो हिस्सों में बट गया, ये जो प्लॉट था दो हिस्सों में बट गया। अगर आप देखो ध्यान से, तीसरी पीढ़ी आते आते ये एक प्लॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लॉट में बट गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिटेज सिस्टम। या आपको जो अपनी पीढ़ी से, अगली पीढ़ी से, प्रीवियस पीढ़ी से जो आपको हेरिटेज में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह मिली है उसका बंटवारा होता है। जो कुछ भी ले लो, कोई भी असेट अगर इंडियन फैमिली के पास होती है वो अपनी नेक्स्ट पीढ़ी में बांटती है बराबर बराबर। जो अभी जो Yes, भी sir. जिस भी रेशो में बांट ले, हमें उस पे नहीं जाना कि बराबर बांटती है या जैसे ही बांटती है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि असेट्स उनके बच्चों में बट जाती है। तो इसीलिए सब डिविजन होता है। जो लैंड पूरा 100% से शुरू हुआ था वो बट के अब इतना 1/8 हो गया, 8 हिस्सों में बट गया, सिर्फ 3 पीढ़ी आते। तो आप ये समझो कि जैसे जनरेशन बाय जनरेशन जैसे आएगी वो लैंड कितना छोटा रह जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इस तरह से सब डिवीजन होना प्रोडक्टिविटी को लो करता है। कैसे लो करता है ये भी बताएंगे, पहले तो सब डिवीजन समझ लो। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है स्कैटर्ड, यानी कि अलग अलग इधर उधर कहीं फैला हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ, ठीक। जैसे किसी के पास लैंड तो है अच्छा खासा लेकिन एक साथ नहीं है,
स्टेट में कहीं लैंड यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, तो फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में इधर उधर बटा पड़ा है, कहीं इधर उधर। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन है, जो हमारी लेबर है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, इरिगेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जो बाकी की जो एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो रिलेटिवली 4 टाइम्स हो जाएंगी, क्योंकि हर लैंड पे जाके आपको ये सब काम करना पड़ेगा सेम। एक साथ होता तो एक बार में सारा काम हो जाता। Yes, sir. दूसरा, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो उसको अडॉप्ट करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मान लो मैं ट्रैक्टर रेंट पे लेके आया हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर मैं वही ट्रैक्टर यहाँ लेके जाऊंगा, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी, समय जो बर्बादी है वो कितना ज्यादा हो रहा है, प्लस मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है अडॉप्ट करने में, अगर हम फ्रेगमेंटेड और सब डिविजन प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स पॉर्म्स गवर्नमेंट को करने पड़े। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स किए, देखो, टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्या क्या उन्होंने करेक्टिव मेजर्स उठाए। सबसे पहला, तो मैं आपको पहले भी हिंट दे चुका हूं कि गवर्नमेंट ने ना जमींदारों से उनकी जमीन ले ली, छीन ली, Yes. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया, गवर्नमेंट ने किया रेंट रेगुलेशन। क्या किया, रेंट रेगुलेशन किया। रेंट रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई लैंड लेस कल्टीवेटर आपके लैंड पे काम कर रहा है, आपके लैंड पे यानी जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो आप उससे अननेसेसरी रेंट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने रेंट की जो प्राइसिंग है, रेंट का जो स्ट्रक्चर है, उसको गवर्नमेंट ने डिफाइन किया। गवर्नमेंट ने कहा कि रेंट जो है स्टेट वाइज 30 to 40% में बढ़ जाएगा, 30 से 40 के बीच में आपका रेंट रहेगा। तो आप उनसे जरूरत से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर वो आपके लैंड का यूज कर रहे हैं तो रेंट के तौर पे आप या 30-40, अब रियलिटी में तो खैर 50% चल रहा है, पर इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ओके, ठीक। तो गवर्नमेंट ने जो रेंट स्ट्रक्चर था डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज जो वैरी कर रहा था, वो बिटवीन 30% एंड 40%, लगभग इस बीच में स्टेट में बंटवारा होता था। यानी 30 जो रेंट है वो 30% रेंट हो गया या 40% रेंट हो गया, बाकी जो कल्टीवेटर है उसका हो गया वो। तो यहाँ पे पूरा कर लेते हैं सेंटेंस, ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन ईच स्टेट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, रेंट रेगुलेशन के अंदर उन्होंने डिटरमाइन किया कि एक पर्टिकुलर अगर कोई लैंडलेस कल्टीवेटर है जो आपकी खेत पे, आपके एग्रीकल्चर लैंड पे खेती कर रहा है, आप उसे रेंट पे अपना लैंड दे रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड दे रहे हो, तो आप उससे 30 से 40% से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने पहला रिफॉर्म तो ये किया। इससे फायदा क्या हुआ, जो लैंडलेस कल्टीवेटर थे उनको अब एटलीस्ट सब्सटेंसेस के लिए अब फूड ग्रेन्स मिलने शुरू हो गए, उनको काम मिलना शुरू हो गया। 60% 70% उनको फूड ग्रेन्स उनको मिलता था उनकी प्रोड्यूस से। तो इस तरह वो सरवाइव कर पाए। आगे गवर्नमेंट ने और क्या कहा, गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग सीलिंग लगा दी और इस तरह जमींदारी प्रथा पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। लैंड होल्ड सीलिंग का मतलब क्या है, सीलिंग का मतलब आपको पता होता है, अगर नहीं पता मैं बताता हूं। सीलिंग का मतलब बेसिकली हो गया लिमिट लगा देना। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम
और मैक्सिमम लैंड सीलिंग कर दी। ठीक, कि आपके पास जो लैंड होगा इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस दौरान कम से कम इतना लैंड तो आपके पास जरूर होना चाहिए और मैक्सिमम आपके पास इतना लैंड होगा, दैट्स इट। इस बीच में आप वैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। तो इस तरह से जितने भी जमींदार थे उनके पास अब कोई सरप्लस लैंड था, गवर्नमेंट ने उसे ले लिया और उस सरप्लस लैंड को लैंडलेस कल्टीवेटर्स को या स्मॉल फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो लैंड होल्ड सीलिंग में गवर्नमेंट ने ये काम किया। तो इसको हम लिख लेते हैं, टू प्रिवेंट द सेगमेंटेशन। तो हमने इससे लैंड होल्ड सीलिंग से कौन सी प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करी? ये हमारे पास जो ये लैंड होल्डिंग साइज है ना, इस प्रॉब्लम को हमने टैकल करने की कोशिश करी कि यहाँ पे जो सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन हो रहा था लैंड का, हमने एक मिनिमम लिमिट सेट कर देने की वजह से हमने एक कोशिश करी कि भाई ये जो लैंड होल्डिंग साइज छोटे छोटे हो रहे हैं, बंटवारा हो रहा है, ये ना हो। तो टू प्रिवेंट द सेगमेंटेशन, एंड subdivision of लैंड होल्डिंग्स। और ये सबसे पहले कहां पे इनिशिएट हुआ? फर्स्ट इनिशिएटेड इन पंजाब। पंजाब में इनिशिएट हुआ। कैसे इनिशिएट हुआ? पहला, बाय कन्वर्टिंग various small parts of land holders into one plot। तो छोटे छोटे पार्ट्स उनको मिला के एक बहुत बड़ा प्लॉट बनाया गया। और इसकी वजह से जो स्कैटर्ड लैंड थे, जो फ्रेगमेंटेड लैंड थे, उनको एक जगह लाने, एक प्लॉट बना देने से क्या हुआ? फार्मर को अब अपनी जो प्रोड्यूस थी, जो प्रोडक्टिव पर्पस था, उसको यूज करने में हेल्प हुआ। अब जो काम आपको 4 से 5 बार करना पड़ रहा था अलग अलग फ्रेगमेंटेड लैंड्स में, अब वो एक जगह वन प्लॉट हो गया। तो अब आपको फार्मिंग करने में इजी हो गया। फार्मर को अपनी प्रोड्यूस को, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना थोड़ा आसान हो गया फार्मर्स के लिए। तो बस लिख लेते हैं इस बात को, टू ब्रिंग द scattered and fragmented land into one big plot या piece, जो मर्जी लो, and it helped farmers to use the same for productive purpose। ओके, और लास्ट, है हमारा फोर्थ। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए यहाँ पे? क्या क्या उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए? पहला रेंट रेगुलेशन, दूसरा लैंड होल्ड सीलिंग्स जो हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करी है,
तीसरा लैंड कंसोलिडेशन, ये दोनों सेकंड एंड थर्ड आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और लास्ट है हमारा फोर्थ, जिसमें हम कह रहे हैं एवोल्यूशन या एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जिसको हिंदी में आप बिचौलिया बोलते हो। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं कि जमींदारों से लैंड लेके गवर्नमेंट ने लैंडलेस कल्टीवेटर्स या स्मॉल फार्मर्स के बीच में वो लैंड बांट दिया। तो जो ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास जमीन नहीं थी, या जो छोटे लेवल के जो फार्मर्स थे, उनको जमीन मिलने से वो और मोटिवेट हुए अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करने के लिए। और इस सिस्टम के अंडर एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इसके अंडर लगभग गवर्नमेंट ने 200 लाख टेनेंट्स को बेनिफिट पहुंचाया। ठीक है, और ऑलमोस्ट 173 मिलियन जो एकड़ थे जमीन, यानी जो प्लॉट था, वो गवर्नमेंट ने जमींदारों से लेके गरीब किसानों में या लैंडलेस फार्मर्स के बीच में बांटा। ठीक है, बस एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स में हम शॉर्ट में इतना ही पढ़ेंगे। तो इसको हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहला, ऑनरशिप ऑफ लैंड will motivate cultivators to make improvement in agricultural production। ठीक, अब वो यहाँ पे पैसा भी लगाने को रेडी हो जाएगा, मेहनत भी करने को तैयार है, क्योंकि उसका खुद का लैंड है। और हम कह रहे हैं कि 200 लाख tenants, 200 lakhs tenants came into direct contact with the state government, about 173 million acres of land were taken away from zamindars and given to landless cultivators। ठीक, तुम्हारा ये एग्रीकल्चर हो गया। फिर हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।